हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, मैं हूं चंद्र दुरेजा और आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक, जो कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का सबसे लास्ट चैप्टर है। राइट। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। ट्रेड मीन्स बिजनेस। ट्रेड मीन्स बिजनेस। राइट। एवरीबडी नोज दैट ट्रेड का मतलब तो बिजनेस होता है सर। राइट। अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो जो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हुआ वो बिजनेस जो कि विद इन द कंट्री नहीं है, बल्कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। राइट। मतलब क्या, अगर आप यूएस से सामान परचेज करते हैं, यूके में सामान सेल करते हैं, कनाडा से सामान परचेज करते हैं, राइट, तो परचेज एंड सेलिंग के इस बिजनेस को ही हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। राइट। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल तो ये कि हम लोग एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड करते क्यों हैं, बेनिफिट क्या होता है। राइट। एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन ये कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। राइट। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप अपने पास की दुकान से क्यों खरीदते हैं, आप सीधा किसी दूसरी कंट्री से क्यों नहीं खरीदते। राइट। तो नो डाउट इसका भी एक आंसर होना चाहिए। मतलब क्या कि डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों है कि हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि डोमेस्टिकली विद इन द कंट्री ही हम लोग सामान परचेज करें, सामान सेल करें, ना कि किसी दूसरी कंट्री में। बट नो डाउट इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। तो वो जो एडवांटेजेस हैं वो भी हम आपके साथ बात करेंगे। एडवांटेजेस दो तरह से हो सकते हैं। एक तो वो पर्सन जो ट्रेड कर रहा है उसकी कंटेक्स्ट से, और ये हो सकता है एज ए होल पूरी कंट्री को एक एडवांटेज हो, पूरी कंट्री को एक बेनिफिट हो। तो वो बेनिफिट क्या है उस बारे में भी हम आपके साथ इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। इसके बाद पहला टॉपिक जो हम आपके साथ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो है थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। देयर आर सो मैनी इकोनॉमिस्ट राइट इन द पास्ट, और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड पर अपनी अपनी डिफरेंट व्यूज दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या बेनिफिट नहीं हो सकता है। राइट। तो बच्चों, हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक। राइट। सो हियर वी गो, लेट अस स्टार्ट। आवर टॉपिक नेम इज इंटरनेशनल ट्रेड। राइट। तो बच्चों, मैंने कहा कंट्री 1, कंट्री 2। वी हैव, लेट अस से वी हैव टू कंट्रीज, कंट्री 1 एंड कंट्री 2। Yes. So we have two countries, country 1 and country 2. Right. country 1 मैंने कहा इंडिया, country 2 मतलब यूएसए। राइट। अगर आप विद इन द कंट्री मतलब इंडिया में ही ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। ट्रेड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। एंड इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या निकल के आया। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब निकल के आया ट्रेड विद अदर कंट्री, बिजनेस विद अदर कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब ये कि यूएसए का पर्सन अगर इंडिया के पर्सन से बाय और सेल करे, या फिर इंडिया का पर्सन यूएसए के पर्सन से बाय सेल करे, एक ही बात है एक्चुअल में। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। राइट। तो बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड में आने से पहले हमें किन बातों के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ पर एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि दो कंट्रीज हैं। राइट। अगर दो कंट्रीज हैं तो अगर एक पर्सन दूसरी कंट्री के पर्सन के साथ ट्रेड कर रहा है तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि लॉ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो इसी रीज़न से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में परचेज और सेल करते हुए सोचते हैं कि क्या परचेज सेल करें या ना करें। हो सकता है कि एक कमोडिटी, एक सामान आपके कंट्री के अंदर मिल रहा हो और दूसरी कंट्री में वो बैन हो। राइट। हो सकता है कि आप किसी सामान को एक कंट्री में ईजिली यूज़ कर सकते हैं, दूसरी कंट्री जो है इसको प्रोहिबिट करती है, मना करती है। राइट। मतलब क्या, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ दैट व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर विच वाई आर ट्रेडर हैज टू थिंक बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड। राइट। वाई वी हैव टू थिंक अबाउट द, मैं लिख सकता हूँ इसको, वाई वी हैव टू थिंक बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड।
तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से पहले हमें किस बारे में सोचना चाहिए? नंबर 1 बच्चों, करेंसी 1, इंडिया में क्या यूज करते हो आप? रुपीज, राइट, रुपीज, INR रुपीज, राइट। अगर मैं यूएसए की बात करूं, कंट्री 2 के बारे में बात करूं, तो वहां पर क्या यूज होगा? डॉलर, राइट। आप सामान खरीदोगे या बेचोगे तो या तो करेंसी रुपीज होगी या तो करेंसी डॉलर होगी। मतलब क्या, आप में से किसी एक पर्सन को अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो व्हाट वी मीन दैट इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी एक इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि दो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, राइट। दूसरा पॉइंट है दैट इज लॉ, राइट। अगर एक करेंसी, एक कंट्री में एक लॉ एप्लीकेबल है तो दूसरी कंट्री के अंदर दूसरा लॉ एप्लीकेबल है। मतलब लॉ जो है डिफरेंट कंट्रीज में एप्लीकेबल है। गूगल अगर इंडिया में काम करता है तो उसको यूएस के ही सिर्फ और सिर्फ लॉज का ध्यान नहीं रखना पड़ता, बल्कि इंडिया के लॉ का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से कि कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड करती है तो वहाँ के लीगल फ्रेमवर्क, लीगल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखना ही पड़ेगा। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तीसरा है बच्चों, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टैक्सेस एंड टैरिफ। आइकन से टैक्सेस एंड टैरिफ का मतलब क्या हुआ कि सर देखो, आप अगर इंपोर्ट करते हो, सामान परचेज करते हो, तो हो सकता है कि आपकी कंट्री जो है इसके इंपोर्ट पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दे, राइट। और अगर आप इंपोर्ट करने के बाद अगर आप उसको किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो तो आपके टैक्सेस अलग होंगे, राइट। ऐसे ही इंपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री के जो टैरिफ्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, तो जो कि आपको बियर करने पड़ सकते हैं, राइट। तो दूसरी कंट्री के टैक्सेस टैरिफ्स क्या क्या हैं, हमारी कंट्री के टैक्सेस टैरिफ क्या क्या हैं, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर डिसाइडिंग एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। ठीक है सर। सो करेंसी मैंने बताया, लॉ बताया, टैक्सेस बताया, और तीसरा है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स, मैंने कहा सर इंडिया में गोल्ड लाने में, इंपोर्ट करने में एक रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इतने से ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड नहीं लेके आओगे। अगर आप लेके आओगे तो डेफिनेटली उसको स्मगलिंग कहा जाएगा, पकड़ गए तो बहुत सारा जुर्माना हो सकता है, राइट। हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री में ऐसा ना हो, राइट। तो व्हाट वी मीन कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं डिफरेंट बैरियर्स लगाती हैं इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर। तो जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो उसके लिए आपको सोचना होगा कि क्या ये गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं है उस कंट्री के जिस कंट्री में आप इसको लेके जा रहे हो। सो यू हैव टू थिंक बिफोर दैट अगेन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने से पहले इस बारे में भी आपको सोचना होगा, विचारना होगा। और वो जो पांचवा काम क्या है, दैट इज रिस्ट्रेंट्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, राइट। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, तो आपको मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बारे में हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि कोई भी ट्रेडर दूसरी कंट्री में ट्रेड करने से पहले इन सब के बारे में हमेशा सोचता है, विचारता है कि सर कि क्या मुझे आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं, right. So these are the points that every trader has to think before, right. Number 1 फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मतलब हमारे टॉपिक का एक क्वेश्चन है कि सर इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। क्यों कोई कंट्री, क्यों कोई गवर्नमेंट जो है अपने पूरी की पूरी कंट्री के लोगों को बोलती है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, राइट। क्यों हमारी कंट्री जो है एक्सपोर्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने को कहती है, राइट। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होने चाहिए। तो ये सो एडवांटेजेस हैं, इन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। नंबर 1 फर्स्ट एडवांटेज है दैट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स में अगर ऐसे आता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपको बुकिश लैंग्वेज लिख के आनी है, ऐसा कोई भी जरूरी बिल्कुल नहीं है, राइट। आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड नो डाउट आपके क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। आप अपने आप से बना के जो मर्जी लिख के आएंगे तो दैट विल बी नॉट रेलिवेंट, दैट विल नॉट गिव यू द मार्क्स। तो व्हाट आई मीन टू से एडवांटेजेस कहाँ है, तो आपको एडवांटेजेस लिख के आना है, बुकिश लैंग्वेज में लिख के आना है, ऐसा कुछ नहीं है,
राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया है, मैंने आपको हेडिंग्स दी हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे एग्जाम में भी। आप पहले हेडिंग्स लिखेंगे, हेडिंग्स को अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट, एनफ। राइट, हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे 2-3-4 लाइनों के अंदर, दैट्स इट, एनफ। राइट। तो बच्चों सिंप्लिसिटी जो कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ, और मैं यह भी चाहता हूँ कि आप भी हर टॉपिक को सिंपल लें। तो सिंप्लिसिटी के फॉर्मेट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि एडवांटेजेस को हेडिंग की फॉर्मेट में लर्न कीजिए, और जब आपके पास ये हेडिंग लर्न होगी, मेरी बातें आपने सुनी होंगी, तो डेफिनेटली उसके बारे में 1-2-3 लाइनें तो आप लिख ही लेंगे, और थ्योरी में 5 नंबर 6 नंबर से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। राइट। हार्डली मतलब आपके पास एडवांटेजेस लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर आपको 7 एडवांटेजेस दिए हैं, तो आई थिंक ये 7 एडवांटेजेस लर्न करेंगे, दैट विल बी एनफ। राइट। सो सबसे पहला एडवांटेज, लेट अस स्टार्ट। राइट, हेडिंग लर्न करनी है, हेडिंग के बाद अपने आप से लैंग्वेज बनानी है। राइट। अगर आप कहोगे नहीं सर मुझे तो बुकिश फॉर्मेट में ही पढ़ना है वट एवर यू से लाइक दिस, तो वो जो ठीक है, हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप उन नोट्स को रीड करें, तो डेफिनेटली आपके पास वो सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है जो आपको चाहिए। राइट। एंड दिस इज अगेन, मैं आपको बता दूं, ये सारे पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके साथ, या हर चीज़ जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एंड ऑल दिस थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, वो स्टडी मटेरियल जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, एंड नथिंग, और कुछ नहीं। राइट। सो लेट अस से दिस, क्या कहा, एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। राइट। ये इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों, देखो जब आप विद इन द कंट्री गुड्स बना रहे हो, तो एक प्री डिफाइंड मार्केट के लिए बना रहे हो। राइट। पर अगर आपको ये कहा जाए कि एक्सपोर्ट भी करना है, तो एक्सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोडक्शन का स्केल बढ़ जाएगा। राइट। अगर प्रोडक्शन का स्केल बढ़ जाएगा, तो जो सामान आप पहले 10 रुपए में बनाते थे, अब वो 10 की जगह 9 रुपए में बनाओगे, और कोशिश करोगे कि आप उसे 8 में बनाओ, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। राइट। तो कोई भी कंपनी अगर 100% कैपेसिटी पर काम करती है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप से कम आती है। राइट। व्हाट आई मीन टू से कि सर अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हायर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इस केस के अंदर आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी कि प्रोडक्शन करने की वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम के बढ़ने पर आपका रॉ मटेरियल, देखो सोचो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। राइट। अब आप सप्लायर से ज़्यादा बार्गेनिंग कर पाओगे कि सप्लायर जी आप जो है मुझे सस्ता सामान दीजिए। राइट। अब लेबर काम कर रही है, लेबर जब इसी काम को रिपीटेड दोबारा करती रहेगी, तो अपने आप से उस काम को जल्दी कर पाएगी, जल्दी करेगी, तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए टाइम कम लगेगा, तो आप उसको पेमेंट ज़्यादा नहीं बल्कि कम करोगे। राइट। मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो अपने आप से क्या हो जाएगी, रिड्यूस। राइट। इसलिए कहा जा रहा है कि सर जब आप इस तरह से हायर प्रोडक्शन करते हो, तो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सो दिस इज अ बिग एडवांटेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड, इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नंबर 1। नंबर 2, कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन गुड्स। कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन गुड्स, इसका मतलब क्या है कि सर एक काम जो आप विद इन द कंट्री कर रहे थे, राइट, और अब वही वाला गुड्स आपका जो है वो दूसरी कंट्री से भी आ रहा है। मैंने कहा सपोज करो ये मोबाइल ये इंडिया में बन रहा था, राइट, और इंडिया के लोग ही आपस में कॉम्पिटिट कर रहे थे, नथिंग एल्स, बट से पता चला कि ये मोबाइल जो है वो चाइना से भी आने लगा। अब जैसे ही चाइना से मोबाइल आने लगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मोबाइल जब इंडिया में बन रहा था तो इसको बेचा जा रहा था मार्केट में सपोज करो 20,000 रुपये का, अब चाइना वाले लेके आ गए 15,000 का, राइट। अब इंडियन इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, इंडियन इंडस्ट्री को भी इस मोबाइल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कॉस्ट कम हो, ताकि वो भी कम सेलिंग प्राइस में बेच पाए, राइट। टायर इंडस्ट्री, इंडियन कंपनीज में एमआरएफ, J&K टायर्स, एंड इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज, अपोलो टायर्स, ये टायर्स बना रही हैं, राइट।
अब चाइना वाले भी बना रहे हैं, चाइना वाले इंडिया में सेल कर रहे हैं, अब उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम आने लगी, तो सर इनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन मिला। तो ये हमेशा क्या चाहेंगे कि आपने हमारे गुड्स जो है वो दूसरी कंट्री के गुड्स से बेटर हों और प्राइजेस कम हों, राइट। तो फॉरेन गुड्स के आने से कंपटीशन बढ़ जाता है, पर सर इससे एक नुकसान भी है और ये बहुत बहुत डेंजरस है। अगर दूसरी कंट्री के गुड्स हमारी कंट्री में आने बिकने लग जाए और वाइस वर्सा, राइट, और साथ ही साथ हमारी इंडियन कंपनीज मतलब हमारी होम कंट्री की इंडस्ट्री उसको कॉम्पिटिट ना कर पाए, तो दूसरे की कंट्री एक किस्म से पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेती है और इंडियन होम करेंसी को नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंडिया में टॉयज़ मैन्युफैक्चर हो रहे थे पहले, राइट, इंडियन टॉयज़ बहुत मार्केट में बिकते थे, पर जब से चाइना के टॉयज़ आए हैं तो इंडियन इंडस्ट्री में टॉयज़ इंडस्ट्री पूरी बर्बाद है, पूरी ख़त्म है, ज़ीरो है, राइट। ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा, ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला ये कहाँ पर आ जाएगा, डिसएडवांटेज में। बट सर एडवांटेज क्या है कि कंपटीशन इज देयर इन द होम कंट्री विद द फॉरेन गुड्स, इससे कंपटीशन होना, गुड कंपटीशन होना अच्छा होता है, राइट सर। सो पहला मैंने बताया इकोनॉमी एफिशिएंसी। इकोनॉमी एफिशिएंसी मतलब क्या कि जब ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट कम होती है, राइट। नंबर 2 कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन गुड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन गुड्स के आने पर हमारे गुड्स का कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स और अच्छे कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यू मार्केट फॉर आउटपुट, न्यू मार्केट फॉर इनपुट। जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, मतलब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि हम अपने सामान को दूसरी कंट्री में जब बेचने लगेंगे तो हमारी सेल्स, हमारी मार्केट एक ग्रो हो जाएगी, राइट। और जब ऐसा होगा तो नो डाउट सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी होगी, साथ ही साथ लेबर भी ज़्यादा रखनी होगी। ज़्यादा लेबर रखेंगे तो जो पर्सन है, जो कंट्री के अंदर लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी सैलरी आएगी, कंट्री ग्रो करेगी, राइट। सो दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट आउटपुट बढ़ता है तो इकोनॉमी जो है डेफिनेटली ग्रो करती है, राइट। इनपुट, आप जो सामान पहले विद इन द कंट्री परचेज कर रहे थे, अब वही सामान आप फॉरेन से परचेज करने लगोगे तो आपकी इनपुट की मार्केट भी बढ़ेगी। हो सकता है कि आपको बाहर से दूसरा सामान अच्छी क्वालिटी का सस्ता मिल जाए, तो आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेटर हो जाए एज कम्पेयर टू बिफोर, राइट। So this is the third point, and I think it is a very 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 important new market for output as well as for inputs of raw material. इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी आपके साथ कि सर जब आप ज़्यादा सेल करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे, तो सैलरी भी दोगे, उनको रोजगार मिलेगा तो वो फिर से दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब दूसरे गुड्स कंज्यूम करेंगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जिसके पास काम ही नहीं है तो वो सामान खरीदेगा कहाँ से दूसरा, राइट। एक पर्सन जिसके पास रोजगार नहीं है वो कार कैसे खरीदेगा, वो घर कैसे खरीदेगा, वो अच्छी और सामान डोमेस्टिक मार्केट से कैसे खरीदेगा। जब रोजगार होगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान मार्केट से बाय कर सकता है, राइट। इससे और दूसरी इंडस्ट्री पर भी बेनिफिट, मतलब एक इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ is also there. Dispose of the surplus output, that is the next point. Dispose of the surplus output, ये क्या है बच्चों? ये पॉइंट कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपनी होम कंट्री में एक हमारी ज़रूरत से ज़्यादा सामान बना देते हैं, राइट। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान बना दोगे तो उसको डोमेस्टिक कंट्री में ही बेचोगे तो सर आपके पास सप्लाई बढ़ गई, डिमांड तो ऑलरेडी कम है। जब आपके पास एक सपोज करो कि आपने मोबाइल बना दिए और उन मोबाइल को आप अपनी होम कंट्री में ही बेचना चाहते हो, तो आप मोबाइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेचना तो चाहते हो, बट डिमांड इज अगेन कांस्टेंट, सप्लाई इज हायर। तो बच्चों ऐसे केस में प्राइसेस डाउन हो जाएंगे,
लॉ ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल यहाँ पर यूज करेगा। सप्लाई बढ़ जाएगी तो अपने आप से प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो मतलब आप अगर हाई सरप्लस सप्लाई को अगर विद इन द सेम कंट्री बेचोगे तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। और सर अगर ये हायर सप्लाई को अपनी विद इन द कंट्री ना बेचकर दूसरी कंट्री में बेचोगे तो सर प्राइस डाउन नहीं होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेंटेनिंग प्राइसेस इन होम कंट्री। तो हमारी होम कंट्री का जो प्राइस है वो मेंटेन रहेगा, दैट इज द बिग बेनिफिट। एक्सचेंज ऑफ नो हाउ, नो हाउ का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, राइट। तो सर जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हो तो आपके पास दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी भी आती है, राइट। अब ये भी मालूम चला है कि हम इंडिया में इलेक्ट्रिक इंजन मतलब रेल के डिब्बे बनाने जा रहे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी जापान से ली गई है। पांच इंजन जो है वो तो जापान से लेके आएंगे और बाकी सभी के सभी हम लोग जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। टोटल 800 इस तरह से इंजन बनाने का काम चल रहा है। तो बच्चों टेक्नोलॉजी बाहर से आई, राइट, और उसको हमने अपने इंडिया में यूज़ किया। जब इंडिया में यूज़ किया तो फिर से हमने फैक्ट्री लगाई, लोगों को रोजगार दिया, रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, राइट। तो जब आप ट्रेड करेंगे दूसरे से तो ही वो आपको नो हाउ प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज क्यों प्रोवाइड करेगा, राइट। नंबर 7 पॉइंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री के साथ आपको अपने रिश्तों को सुधारना है, बढ़ाना है, तो बड़ा सिंपल है कि ट्रेड फ्री कर दो या ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस कम कर दो, राइट। मतलब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोगों से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे और ज़्यादा वर्किंग होगा तो अपने आप से दूसरी कंट्री के साथ रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, राइट। जब दो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे सामान के लिए, गुड्स के लिए, एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली रिश्ते मजबूत होंगे, राइट। सो इट्स अगेन नेक्स्ट पॉइंट दैट द ट्रेड strengthen the relations. These are the advantages of the international trade. इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मैंने कहा सामान सस्ता बनना शुरू होता है जब हम ज़्यादा बनाते हैं। कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन गुड्स इज़ बेटर, इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है। न्यू मार्केट होती है, आउटपुट की मार्केट में आप जब सेल आउट करोगे सामान दूसरी मार्केट में तो सेल ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इट्स गुड फॉर द कंट्री। इनपुट ज़्यादा है तो मतलब आपको सामान बेटर मिल सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। डिस्पोज ऑफ द सरप्लस आउटपुट करने से आपके कंट्री में प्राइस स्टेबल रहता है। एंड नो हाउ टेक्नोलॉजी दूसरी की मिलती है तो दैट विल बी अगेन बेटर। एंड ट्रेड स्ट्रेंथन द रिलेशन, आपके दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनते हैं। दीज आर द बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। सो एडवांटेजेस हैं सर, मेनली एडवांटेजेस हैं, राइट। हाँ, नो डाउट कुछ बुराइयां भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम इन डिसएडवांटेज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 1, हाई इन्वेस्टमेंट मिक्स। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाती है तो वो एक ही प्रोडक्ट को लेकर हायर टू हायर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है, राइट। अब एक्सपोर्ट को लेकर जब हायर टू हायर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करने के बाद और इन्वेस्ट करने के बाद हमने एक गुड्स पर तो कंसंट्रेट किया और उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया, बट सिर्फ बाकी जगह पर इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की। जब आप बाकी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एक ही जगह पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। और एक्सपोर्ट करने के लिए क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हैं और अगर दूसरी कंट्री ने एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, राइट, तो कहानी खराब। लाइक इन द चाइना, इन यूएसए, चाइना जो है नो डाउट हर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में बहुत सारा गुड्स माल जो है चाइना से आता है, चाइना यूएसए में भी सप्लाई करता है। तो मिस्टर ट्रम्प ने चाइना से आते हुए गुड्स पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, राइट। अब इससे चाइना की इकोनॉमी नो डाउट एक किस्म से प्रभावित हुई। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, राइट। सो हाई इन्वेस्टमेंट मेक्स
dependency on export and other investment goes down. ठीक है सर, नवे नेक्स्ट पॉइंट, तो ये नुकसान है सर अगर आप एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, तो दैट इज अ लॉस इन द अदर प्लेसेस, वेरी सिंपल. Number 2, unequal market access. One country can be outperformed if it is financially stronger transnational countries. कहते हैं सर अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और आप जो है एक जगह पर स्ट्रॉन्ग हो, तो वो आप अपनी इतनी पकड़ बना लोगे दूसरी कंट्री में कि दूसरी कंट्री वाला कोई भी नया पर्सन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट. इसका बहुत जीता जाता है एग्जाम्पल है गूगल इज द नो डाउट ए यूएसए कंपनी, राइट. फेसबुक इज अ यूएसए कंपनी. अब यूएसए में टेक्नोलॉजी कंपनीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने पूरी की पूरी वर्ल्ड पर एक बहुत बड़ा कब्जा किया हुआ है, राइट. मैं बताओ आज के ज़माने में गूगल कौन नहीं जानता, छोटे से छोटा बच्चा भी आज के टाइम में गूगल करता है, राइट. गेम्स खरीदनी है तो क्या करेंगे, गूगल. रेसिपी बनाना सीखना है, क्या करेंगे, गूगल, राइट. बट क्या गूगल इंडिया का है, क्या गूगल होम कंट्री का है, क्या गूगल का कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जो इंडियन हो, क्या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जो इंडियन बनकर उभर कर बड़ा होता दिख रहा है, नो, बिकॉज दे आर द सो स्ट्रॉन्ग कि इनका कॉम्पिटिटर अब लाना इट्स अ बिग चैलेंज. बट सर नो डाउट इंडिया का गूगल, इंडिया का फेसबुक, इंडिया का ट्विटर होना चाहिए, राइट. क्योंकि ये एक ऐसी चीज हो गई जिसमें कि डेटा पूरे की पूरी कंट्री का शेयर होता है, राइट. सो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर जो कंपनीज होती हैं वो जनरली ऐसा होता है, वो आउट परफॉर्म कर देती हैं मार्केट को, कंट्री को. और इस केस में जो छोटे छोटे नए प्लेयर हैं उनका आना एक किस्म से नामुमकिन हो जाता है. सो दैट इज द लॉस, राइट. नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉशन मतलब क्या हुआ सर कि सर आप अगर एक्सपोर्ट करोगे, आपको मालूम है कि आपकी इस एक्सपोर्ट से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज करोगे और हो सकता है कि लॉन्ग रन में ये बेटर ना हो, राइट. तो एक कंट्री जिसमें कि ऑयल मिल रहा है, ऑयल है, तो ऑयल को एक्सपोर्ट करके वो कंट्री अगर सर्वाइव कर रही है, तो डेफिनेटली सर्वाइव करने के लिए उसको ऑयल एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. वो और ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी, पर हो सकता है कि लॉन्ग रन के अंदर उसको अपनी कंट्री में भी ऑयल की शॉर्टेज हो जाए. ये एग्जांपल है, राइट. तो मतलब क्या हम लोग एक्सपोर्ट करने के चक्कर में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस कारण से ये भी एक हमारी कंट्री के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ये भी हमारे लॉन्ग रन में जो है हमें डिसएडवांटेज दे सकता है, राइट. टू मच एक्सपोर्ट में डिस्टोर्ट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ अ कंट्री. सो ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, हो सकता है कि आपके जो एक्चुअल जो नीड है कंट्री की इन्वेस्टमेंट की वो फिलफिल अप ना हो, बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स पर ही कंसंट्रेट करें. एंड देन रिस्क इन द इंटरनेशनल ट्रेड क्या कह रहा है कि सर देखो आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, राइट. दूसरी कंट्री की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब मशीनरी लगा दी, लेबर लगा दिया, फैक्ट्री खरीद ली, जगह बना दी, राइट. आपने सब कुछ कर दिया, पर सर दूसरी कंट्री कहती है कि अब हम इस तरह का एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं. क्या कर लोगे आप, राइट. दूसरी कंट्री जो है अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर लेती है. आपने सुना होगा ब्रेक्सिट में पाउंड्स की वैल्यू को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है. वो यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, इस कारण से पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गया. अब जितनी भी कंपनीज यूके में काम कर रही थी, जो कि फॉरेन जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर जो है वो यूके में एक सब्सिडरी है उसकी जैगुआर, तो जैगुआर बना रही है वहाँ पर यूके में. पर जैसे ही ब्रेक्सिट हुआ, जैसे ही यूके का पाउंड जो है वो फ्लक्चुएट हुआ, वैसे ही टाटा मोटर्स के शेयर के रेट डाउन आ गए.
क्योंकि सर पाउंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दी गई, राइट। तो टाटा मोटर्स क्या कर सकती है, तो ये तो कंट्री रिस्क है। तो जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हो तो आपको दूसरी कंट्री का रिस्क बियर करना पड़ता है। दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू ट्रेड विद द अदर कंट्री। ठीक है सर, दिस इज द रिस्क इन द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। कौन कौन से रिस्क हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था कि सर करेंसी रिस्क, लॉ रिस्क, टैक्सेस एंड टैरिफ चेंज रिस्क, ट्रेड बैरियर रिस्क, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये जो है ये आपके हाथ में है ही नहीं जब आप दूसरी कंट्री में काम कर रहे हो। बहुत सारी आईटी कंपनी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं, राइट। अब मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि सर हम लोग जो है आईटी कंपनीज में कोई भी लेवल हो, हम लोग जो है अपनी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉय करवाएंगे, बाहर के कंट्री के लोगों का वीज़ा बंद कर देंगे, नए लोगों को वीज़ा देंगे नहीं, और जो हैं उनको बहुत ही सिलेक्टेड वे में वीज़ा देंगे, राइट। अब बताओ बच्चों क्या कर लोगे आप। आईटी कंपनी जो कि ऑलरेडी सेटल्ड हैं वहाँ पर, जो कि इंडियन कंपनीज हैं और जो कि यूएस में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, राइट। अब वो क्या कर सकती हैं, उनको तो अपने यूएसए के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो कभी भी चेंज आ जाता है दूसरी कंट्री के रेगुलेशन में, तो दैट इज द इंटरनेशनल रिस्क दैट यू हैव टू बियर, राइट। सो डिसएडवांटेज मैंने बताया, नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाई इन्वेस्टमेंट मेक्स अदर इन्वेस्टमेंट टू लेस, राइट। नंबर 2 अनइक्वल मार्केट एक्सेस, इससे भी नुकसान होता है, और इससे क्या बेनिफिट नुकसान होता है कि सर एक जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर बंदा है वो जो है वो पूरी कंट्री पर एक कब्जा कर लेता है। नेचुरल रिसोर्स एग्जॉशन, नेचुरल रिसोर्सेज आप ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हो। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए मैंने आपको बेसिकली वो टॉय इंडस्ट्री वाला एग्जांपल दिया था कि टॉय इंडस्ट्री इंडिया की बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म है, बिकॉज दूसरी कंट्री की इंडस्ट्री ने इंडियन इकोनॉमी के टॉयज़ पर पूरा कब्जा कर दिया है। तो आपको टॉय मार्केट में ख़रीदना है इंडियन वाला, तो आपको ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, चाइना के टॉय ही आपको मिलेंगे। Too much export distort the actual investment away from a genuine investment need, and then risk in the international trade. These are the basically disadvantages of the international trade. ठीक है सर, सो ये तो हो गए डिसएडवांटेजेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली दैट इज थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज of the international trade, and we have to do 5 theories, 4 आपके सामने है, एक और है, right. One is mercantilist view, number 2 is theory of absolute advantage given by the Adam Smith, and the theory of comparative advantage given by the David Ricardo, and then Heschel-Ohlin theory, and they are the teacher and student. This is Ohlin is a student of the Heschel, right. These two person does this theory, right, and the last theory is new trade theory, right. So ये 5 थ्योरी बच्चों आपके कोर्स में है, थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, दैट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन थ्योरीज के बारे में आपके साथ एक एक करके बात करेंगे।